सम्मानीय अतिथिगण, भारत सरकार जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी अधिकारी, विभिन्न राज्यों के आए हुए सभी अधिकारी, सभागार में उपस्थित किसान बहनों, भाइयों, देवियों, सज्जनों और मित्रों, आज जम्मू कश्मीर के लिए यह अत्यंत सौभाग्य की बात है कि वर्ल्ड मिल्क डे मनाने के लिए देश के कोने कोने से आए गणमान्य अतिथियों को देखने का, उनके स्वागत करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं इस वर्ष के वर्ल्ड मिल्क डे उत्सव के आयोजन के लिए जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का चयन करने के लिए भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार के आदरणीय मंत्री श्री रूपाला जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। अभी वालियान जी ने बताया, मैं माफी चाहता हूं अगर किसी बाहर से आए हुए अतिथि को कोई असुविधा हुई है। मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सभी अफसरों को ये उनसे अपेक्षा है मेरी कि जो भी बाहर से अतिथि आए, कार्यक्रम के समापन के बाद भोजनावकाश के पश्चात ये आपकी जिम्मेदारी होगी, आप ये सुनिश्चित करें कि किसी प्रकार की असुविधा न हो। जब हमारे मुख्य सचिव बोल रहे थे, उन्होंने थोड़ा जिक्र किया। मित्रों, 25 मई को टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग G20 देशों की खत्म हुई। जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक का सफलतापूर्वक आयोजन होना ये देश के लिए तो प्रसन्नता की बात ही है। मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए जो लगातार ये कोशिश करते रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में कैसे परेशानी पैदा की जाए, उनको एक बड़ा सबक मिला है। और मैं ये सच है कि जम्मू कश्मीर की आवाम ने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी निभाई और उसके पीछे जो मुख्य कारण है, 2019 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से जम्मू कश्मीर में एक बदल प्रारंभ हुई, उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूं। विभिन्न क्षेत्रों में जो उपलब्धियां हासिल की हैं जम्मू कश्मीर ने, उसके कारण आवाम का विश्वास प्रशासन में और भारत के सम्मानित प्रधानमंत्री जी में बढ़ा। मुझे याद है 2001 में यूनाइटेड नेशंस ने वर्ल्ड मिल्क डे बनाने की परंपरा शुरू की थी। उस समय मैं देश की संसद में था और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी सभी डेयरी फार्मर्स, श्रमिक बंधुओं, डेयरी मैनेजर्स और वैज्ञानिकों से अपील करते हुए एकता की भावना से ग्लोबल कंपटीशन में हिंदुस्तान को नई ऊंचाई पर ले जाने का आह्वान किया था। न सिर्फ फूड के महत्वपूर्ण एलिमेंट के रूप में या न्यूट्रिशन के रूप में, बल्कि दुनिया भर में 1 बिलियन से ज्यादा लोगों की आजीविका के रूप में भी डेयरी सेक्टर ने अपनी महत्ता स्थापित की है। जब मैं 2001 से पिछले 22 सालों की डेयरी सेक्टर की यात्रा को देखता हूं तो एक बड़ा परिवर्तन स्पष्ट रूप से नजर आता है। आज भारतवर्ष में डेयरी सेक्टर न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने में, बल्कि देश भर के लाखों लोगों के लिए, करोड़ों लोगों के लिए आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। ऐसे अनेक किसान भाई हैं जिनके जीवन में डेयरी ने सिर्फ अतिरिक्त आय, एडिशनल इनकम की व्यवस्था नहीं की, बल्कि पूरे परिवार को भी रोजगार से जोड़ने में मदद की। मुझे विश्वास है कि यह 2 दिवसीय सेमिनार डेयरी सेक्टर से संबंधित हमारी नॉलेज को समृद्ध करके कोलैबोरेशन के माध्यम से बेस्ट प्रैक्टिसेस तथा प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में काम करेगा। साथियों, मैदानी इलाके में एक कहावत बड़ी प्रसिद्ध है
देश के विभिन्न हिस्सों से लोग आए, इसलिए मैं इसको उद्धृत करना चाहता हूं। 3 पैत खेती 2 पैत गाय, यानी रोजाना खेत की 3 बार सेवा करना चाहिए और गाय की कम से कम 2 बार सेवा होनी चाहिए। खेत और गाय जो एक किसान परिवार का सहारा है, उसकी जितनी इंसान सेवा करता है उससे दुगनी सेवा खेत और गाय इंसान और उनके परिवारों की करता है। ये कहावत शायद इसलिए भी प्रसिद्ध हुई क्योंकि हमारा वैदिक समाज मुख्यतया पशुपालन पर निर्भर था। समाज का जो संपन्न आदमी होता था, उस जमाने में उसे गोमत कहा जाता था। उससे ऊपर जो अनंत गायों का स्वामी होता था, उसे गौपति कहा जाता था। ये हमारी पुरानी वैदिक परंपरा में ये सब समाज की समृद्धि इस बात से नापी जाती थी कि कौन कितने गायों का मालिक है, स्वामी है। और अगर ऋग्वेद की मैं चर्चा करूं, अनेक स्थानों पर ये समृद्धि और खुशहाली की नींव डेयरी और खेती पर ही टिकी हुई है। साथियों, इन ऐतिहासिक बिंदुओं पर नजर डालना इसलिए भी आवश्यक है, तब से लेकर आज तक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था एवं राष्ट्र की आर्थिक गतिविधियों में इन दोनों सेक्टर्स का योगदान आज भी उतना ही प्रभावी है जितना प्राचीन काल में था। और कोरोना महामारी के दौरान तो मैं समझता हूं कि हमारे देश ने अनुभव किया और दुनिया ने अनुभव किया। बाकी सेक्टर्स की रफ्तार धीमी पड़ गई थी, लेकिन अगर भारत को किसी ने संभाला, यहाँ की आर्थिक व्यवस्था को संभाला, तो यही सेक्टर था। मैं समझता हूं कि दुनिया के अनेक ऐसे देश हैं जहां डेयरी सेक्टर न सिर्फ बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहा है, बल्कि मिल्क प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने अन्य पारंपरिक इंडस्ट्री की तुलना में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि 2014 में भारत की राजनीतिक शब्दावली में ही केवल बदलाव नहीं हुआ, बल्कि देश की कार्य संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब बागडोर संभाली, अलग अलग सेक्टर्स को नई गतिशीलता देने के लिए व्यापक पैमाने पर नई योजनाएं बनाई गई। उनके इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी सौंपते वक्त डोमेन एक्सपर्ट्स की सहायता ली गई। इस अभियान में डेयरी सेक्टर का रोल भी बड़ा महत्वपूर्ण था और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है उनके मार्गदर्शन में और रूपाला जी के नेतृत्व में मिल्क प्रोडक्शन में लगभग 51% की वृद्धि हमारे देश ने दर्ज की है। ये 2021-22 का आंकड़ा है, ऐसा भी मैंने बताया। और देश के हर नागरिक को गर्व है कि आज भारतवर्ष न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है, बल्कि ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन में लगभग 24% हिस्सा आज भारत का हो गया। ये हम सबके लिए, सब भारतवासियों के लिए गर्व की बात है। साथियों, अब मैं थोड़ा जम्मू कश्मीर का जिक्र करूंगा। हमारे यहाँ की 70% आबादी कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों पर अपना जीवन यापन करती है। मोटे तौर पर 13 लाख से ज्यादा परिवार और जिनका जीवन यापन एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज पर निर्भर करता है। अगर वर्क फोर्स की मैं बात करूं तो 50% वर्क फोर्स हमारी एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में ही काम कर रही है। अगर ये मैं कहूं कि हमारा लाइव स्टॉक सेक्टर, विशेष रूप से डेयरी सेक्टर एग्रीकल्चर जीडीपी के मुख्य इंजन के रूप में काम कर रहा है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पूरी की पूरी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी पर महत्वपूर्ण तथ्य उभर कर सामने आता है। यह सेक्टर इंडस्ट्रियल एवं सर्विस सेक्टर को भी गति प्रदान करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है।